नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। और इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं अपने देश और विदेश से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों की। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत उस समस्या के साथ जिसका शिकार इस समय देश का हर तीसरा व्यक्ति हो रहा है। सर, देश में हर रोज साइबर ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी ठगी के चलते रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चाहल ने गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की। तो आपके विचार में साइबर ठगी के खिलाफ सरकार को किस तरह की सख्ती बरतनी चाहिए? हालांकि कई जागरूकता प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो राहत वाली खबर यह है कि चाहल खतरे से बाहर आ गए। बिल्कुल सर। क्योंकि उनसे साथ 8 करोड़ की ठगी हुई और वो हताशा और निराशा में उन्होंने आत्महत्या करने की, और जो पत्र लिखा उसमें अपनी मनोस्थिति उन्होंने जो पुलिस प्रमुख को भी, प्रधानमंत्री को भी लिखा। अब देखने की चीज़ है कि ये आईजी लेवल का अधिकारी जिसकी सारी जो ड्यूटी थी या जो नौकरी की रहे वर्ष, वो अपराधियों के साथ ही रहे, अपराधियों को ढूंढना करना, वो खुद ठगबाजों के ठगी में ठगा गया। ये समझिए कि जो अपराधी वो कितने छात्र होंगे, टेक्निकली कितने मजबूत होंगे। ये तो पंजाब पुलिस ने अभी 20-25 खाते स्क्वीज किए हैं जो, और 3 करोड़ के बीच जो ट्रांसफ़र होना था वो बच गया। और दूसरा ये खुद खतरे के थे, ये एक पॉजिटिव साइन है जिसका स्वागत किया जा सकता है कि राहत भरी खबर है। रही बात आपने कहा हर तीसरा आदमी, यहाँ से हज़ारों से लेके लाखों करोड़ों की ठगी हो रही है। और ठग जिनको ठगा जा रहा है वो उसमें आईएएस अधिकारी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। एक सांसद की भी है जो एआई की बना के उनसे अपील की गई कि ये एक अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि टेक्निकली जितने वो हैं और बैठे विदेशों में, यहाँ से बैठ के वो लिंक उनके बाहर है। अब देखिए, जब इन्होंने पंजाब पुलिस ने किया 25 खाते इनको स्क्वीज कर, 20 से 25 खाते स्क्वीज। आम आदमी के बारे में एक तो ना टेक्निकली आम आदमी इतना मजबूत होता है जो इनके शिकार में जल्दी आ जाता है। जैसे डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, सीबीआई के फर्जी अधिकारी बन के, फिर उनके पास पूरा खाता, जो बैंक अकाउंट है उसका पूरा विवरण होता है, भाई आपकी ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये ट्रांजैक्शन हुई है, ऐसे मतलब। तो ये एक तो जो जैसे आपने कहा कि अभियान, जागरूकता अभियान चले। बिल्कुल सर। दूसरा, जैसे इस समय पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने 20-25 खाते स्क्वीज किए। मैं चाहता हूँ कि क्राइम जो हमारे सीबीआई, जब पुलिस या इस जो डिजिटल साइबर को देखते हैं, उनको बैंकों के साथ भी तालमेल, क्योंकि जिस समय ये घटना घटती है या पता चलता है, तत्काल रूप से वो सारे बैंक जहाँ जहाँ से एंट्री गई है वो सारे अकाउंट स्क्वीज हो। तब भी, क्योंकि एक दफ़ा खाता स्क्वीज होगा तो नए खाते खोलने बनाने टाइम लगेगा, और थोड़ी सी फिर पकड़ भी होती जाती है कि उनको कितने खाते खोल लेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर वही खाते, वही आदमी, वही सारा कुछ, तो वो लिस्ट पे आ जाते हैं सारे। तो ये एक चीज़ अब इन्होंने किया, केंद्र सरकार ने सारे अपराधियों के जो खाते खुते हैं सारे डिजिटल करने जा रहे हैं, ताकि एक क्लिक में सबको पता चल जाएगा। ये एक अच्छी बात है। एक तो टेक्निकल साइड है, जितने वो हैं वो अपनी जगह सजग हैं। गवर्नमेंट को भी टेक्निकल साइड अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए उनको पकड़ने के लिए। दूसरी जो मैं समझता हूँ कि ये एक साइकोलॉजी जो है ना, उस मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी है, एक आदमी की कमजोरी का भी वफाद है। जैसे चाल का केस है, ये रकम डबल करने की वाली, जल्दी अब ज्यादा गेन लेने के लिए। देखिए, ये एक कमजोरी, इंसान की कमजोरी हम देखते हैं। मुझे याद आ रहा है, रामचरित मानस के विशेषज्ञ थे, मतलब स्वर्गीय राम किंकर जी, वो जलंधर आए थे, तो उनका एक प्रवचन था, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हम, क्योंकि मैं समाचार पत्र से, मुझे वो संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आप समाचार छापते हो कि एक औरत के जो चूड़ी है सोने की, वो ठग लेके चल गया। कहते देखो, ठग ने तो ये किया ना, उसको एक चूड़ी की मैं 2 चूड़ी बना दूंगा। लालच आपके मन में पहले आया, आपने अपनी चूड़ी, उसने जबरदस्ती नहीं उठाई, आपने अपनी चूड़ी उठा के उसको दे दी, उसने रुमाल में बांधी, आपको वापस दे गया। 10 मिनट बाद आपने देखा वो आपकी भी गई। तो ये समस्या चाल के मामले में आई
देखो सीबीआई दूसरे वो तो अलग, डिजिटल अरेस्ट अलग चीज। ये जैसे एक खाते में वो मतलब उन्होंने एक ऑफिसर्स अकाउंट बने हुए थे, उसके बीच में चेंज करी, वो भी आ गए, इनको दिया कि इतने पैसे को जल्दी इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, मैनेजमेंट उस चक्कर में ये फंस गया। तो ये कहीं ना कहीं इंसान की कमजोरी का भी वो लाभ उठाते हैं बिल्कुल। कि हाँ जल्दी रकम दें। जैसे अब आप देखते हैं, अगर पीछे जाएं तो वो जहाँ पे वो बर्तनों वाले थे, चिट फंड कंपनी वाले भी ऐसे निकलते हैं कि दुकान खोल दी, आप 60 दिन में पैसे जमा कराओ, 60 दिन के बाद डबल हो जाएंगे, आप इतनी जगह पे ये मिलेगा वो मिलेगा, 6 महीने में पता चलता है वो ठगी मार के चले गए। तो ये दोनों मतलब ये शुरू से एक इंसान की कमजोरी है, जल्दी अमीर होना, उस कमजोरी का जो मैं समझता हूँ। और दूसरा टेक्निकल साइड पे, तो ये दोनों चीज़ों पे सरकार को भी और समाज को भी हमें भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो जल्द वाली चीज़ है वो संभव नहीं है। आपको अपने को एक लंबे रूट से, एक अपने कर्म से अमीर बनेंगे। अगर आप शॉर्टकट मारने की शुरू करेंगे तो फिर आप अपना असल भी खो देंगे। बिल्कुल। और यही स्थिति चहल की बनी, वो अपना असल खो गए, फिर वो अपराध बोध में आ जाते हैं, मैं किसको चेहरा दिखाऊं, मैं इतना पढ़ा लिखा था, मैं आ गया हूँ इसमें। तो ये चीज़ें मनोवैज्ञानिक भी हैं, कानूनी भी हैं। सरकार को जैसे जागरूकता अभियान किया है, पुलिस को भी, समाज को भी, और ओवरऑल ये सबको पता होना चाहिए कि जल्द में अमीरी नहीं हो संभव है। एक परमानेंट एक जैसे तो सीधी वो जो शादी हुई एक यात्रा करनी होगी, तभी आप अमीर बन सकते हो, ये है। बाकी सरकार को अपने लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बैठे अकाउंट खोले, तो वो थोड़ी सी समस्या तो होती है। पर सरकार ने अभी वर्धमान ग्रुप का जो 2023 का अकाउंट था 7 करोड़ रुपये थे, मेरे ख्याल 5 करोड़ उन्होंने रिकवर किए हैं, 2 साल लगे उनको 5। तो पर 2 साल लगते लगते ये टाइम, कई तो बेचारे उनकी स्थिति नहीं होती कि वो 2 साल बर्दाश्त कर सके, वैसे ही जो हताशा में चले जाते हैं जब उनके सामने। तो ये एक गंभीर समस्या है, सरकार को भी गंभीरता से लड़ना चाहिए। और कानून में भी कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए जो बैंकों के साथ तालमेल बढ़े, और बैंक की जिम्मेवारी भी बढ़े कि हाँ फ्रीज करो फटाफट अकाउंट, इसमें डिले ना किया जाए। जी बिल्कुल। और हम भी अपने प्रोग्राम के माध्यम से यही कहेंगे कि ऐसा कोई भी लिंक क्लिक ना करें जिसमें आपको लगता है कि कोई ठगी जो है वो आपके साथ हो सकती है। क्यों सर? हाँ, लालच ना करें, लालच में ना आए। बिल्कुल। बाकी तो डिजिटल अरेस्ट वो तो फ्रेबबाजी है ही है, उसमें तो वो तो साधारण आदमी पकड़ा जाता है बिना, और आते वही है जो टेक्निकली कमजोर होते हैं, बिल्कुल सर। कि जबकि डिजिटल अरेस्ट है ही नहीं है, और फिर भी आ जाते हैं, पढ़े लिखे भी आ जाते हैं, और आते बुजुर्ग ज्यादा इस जो रिटायर्ड आदमी है, जब उनको वो घेरते हैं, उनके अकाउंट, उनकी सारी धन समस्या जो भी उनकी पूंजी होती है पता करते हैं, वो ले आते हैं। जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचारों की। सर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में 2 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई और संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसी हिंसा पर चिंता जाहिर की है। तो आप बांग्लादेश के हालातों को किस तरह से देखते हैं? बांग्लादेश के हालात हिंदुओं के हिसाब से भी, भारत की दृष्टि से भी बड़े चिंताजनक है। देखिए, जो छात्र नेता हादी की बाद हत्या के बाद भारत के 2 जो, एक दीपू बोस और अमृत मंडल, ये 2 मारे, और इनपे पहले पे लगाया कि ईश निंदा वो झूठी थी, दूसरे भी ऐसे झूठा रोल लगा के मॉब ने मार दिया। और इसके बाद हिंदुओं के घरों पे भी, दुकानों पे भी, उनकी औरतों की भी इज्जत लूटी गई। इस तरह ये जब शेख हसीना की 14 महीने पहले 15 महीने सरकार पलट गई, उस समय भी यही स्थिति बनी थी। ये स्थिति मतलब एक तत्काल रूप से नहीं बनी। मैं इसको देखे, जब 1971 की जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उससे पहले पूरे पाकिस्तान, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी पाकिस्तान असम को अलग करना, ये उस समय से एक चल रही है। क्योंकि जमात इस्लामी जो इस समय बड़ा एक्टिव है, कट्टरपंथी समाज, उस समय भी पाकिस्तान का वो समर्थन करती थी, और उसमें बंगाली हिंदुओं पे उसका टार निशाना था, उनको तंग करती थी, परेशान करती थी, उनसे लूट मार जो भी। और पाकिस्तान जो सेना थी उसके भी निशाने पे बंगाली थे, तो वहाँ पे जितने कत्ल ज्यादा हुए बंगाली हिंदुओं के हुए। अच्छा, वो अस्तित्व में बन गए जमात, जब बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया, जमात इस्लामी के नेता भाग के पाकिस्तान चले गए।
1975 में मुजिब रहमान की जब हत्या हुई और उसके परिवार के सदस्यों को तो तख्ता पलट हुआ, उस समय जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी अस्तित्व में आई, चुनाव लड़े, तो उनको दोबारा जमात इस्लामी के नेता को बुलाया गया। मतलब वो भी बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी, वो भी भारत के विरुद्ध, जमात इस्लामी भारत के विरुद्ध, स्थानीय हिंदू, वहाँ पे 1 करोड़ हिंदू आज उनकी स्थिति, वो भय में रह रहे हैं, वो एक तरह से बंदर के बन गए हैं। कानूनी रूप से यूनियन सरकार जो वो कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन। अब भारत चिंता प्रकट कर रहा है, यूएन क्या, नेपाल क्या, इंग्लैंड में सब रोष प्रदर्शन चल रहे हैं, भारत में चल रहे हैं। वो एक समझे का इसमें वैसे ही कह सकते हैं कि यूनियन सरकार तो कुछ कर नहीं रही। अब इसका जो आगे का जो देख से मैंने कहा 1988 में आगे फिर ये बांग्लादेश इस्लामिक देश बन गया। उसके बाद से बांग्लादेश बनने से पहले, बाद में, आज भी हिंदू ही निशाने पे है। और इसमें एक तो विचारधारा की लड़ाई है। देखो, तत्काल कारण कोई भी हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, कुछ भी हो, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जानता। पर हमें जो भारतीयों को समझने की ज़रूरत है, हिंदू समाज को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि इस्लाम की दृष्टि में उनके सबसे बड़े 2 दुश्मन हैं, एक हिंदू, एक यहूदी। इजराइल और भारत हमेशा इस्लामिक देशों के निशाने पर रहे हैं और आज भी हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि वो इन दोनों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ते हैं वो उसको जिहाद कहते हैं। उनकी दृष्टि में ये हम धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, हमने यहूदी और हिंदुओं को मारना, उनका उसमें उनको कोई अपराध बोध नहीं आता, ना मानवता के साथ। उनको हम जिहाद कर रहे हैं तो जिहाद में वो सब कुछ जस्टिफाई कर देते थे। तो एक तो ये स्थिति हमें समझ चाहिए। दूसरी आ गई राजनीति के हिसाब से देखें तो 1971 में जो हमने पाकिस्तान को झटका दिया, पूरी पाकिस्तान अलग कर दिया, उसकी नज़र में ये कि हमें इतनी मार पड़ी है, तो अब उनकी है कि असम और जो 7 सिस्टर्स मणिपुर साइड कहते हैं, उनको मिला के अलग कर दें। सिख जस्टिस ने भी कल नक्शा भेजा, ट्रम्प लैंड जिसको बनाया, कि वहाँ पे ईसाई बहुमत में है, ईसाई तंग है, वो जो इनको अलग करें। इसमें पाकिस्तान, चीन, टर्की और बांग्लादेश, ये और अमेरिका, इसके चारों मिलके यूनुस उनका एक मोहरा बना हुआ है। ये चारों मिलकर भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। और देखिए, इतना बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहा है, ना अमेरिका बोल रहा है, ना यूरोपियन कंट्री बोल रहे हैं, चीन, पाकिस्तान ने उन्होंने तो बोलना ही नहीं, टर्की, ये सब सारा इस्लामिक कट्टरवादी जो भारत में थे वो भी चुप बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस्लामिक देश चुप बैठे हैं। तो ये एक विचारिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक दोनों मिक्स हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में भी जो 1 करोड़ हिंदू है, उनका भविष्य धूमल है। जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बनी थी, अब आगे जाकर उनकी बने, वो 15-16% बांग्लादेश में थे, अब 8%, अब 8 से ज़्यादा कन्वर्शन करेंगे या उनका प्लान होगा। तो ये इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को सीधा, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने जो 2019 में CAA एक्ट लाए थे, नागरिक संशोधन कानून जो लाया, उसमें भी यहाँ पे अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं, वो तो सारे हैं, या तो भारत बांग्लादेश पे हमला करें, हमला करने की जरूरत नहीं, मैं जो समझता हूँ ना अभी, क्योंकि अमेरिका या भारत विरोधी ताकतों को ये होगी कि इसकी लड़ाई करके इसके बढ़ते कदम को रोका जाए, इकोनॉमिकली भी, राष्ट्र जो इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल कद भी है उसको रोक दे। चाहिए ये कि 2019 में जो CAA बनाया इन्होंने, जिसपे उस समय किंतु परंतु होती थी, आज उसमें अमेंडमेंट फर्दर करके इनको अपनी सीमा खोलनी चाहिए कि जो हिंदू आना चाहता है तत्काल रूप से वो आ जाए, हम उसको सुविधा दें। ये पीसफुल है। इंटरनेशनल लेवल पे जब चाहे उसके मुद्दे को उठाएं या खुद अपने बॉर्डर पे इस तरह का रास्ता बनाएं कि जो आना चाहता है वो अपने पूरे संवैधानिक तौर से आए, कानूनी तौर से आए, वो अप्लाई करे, उनके वीज़ा लगे, उनको इधर आने दो। और इसके लिए अगर कोई उनको आर्मी या इंटरनेशनल लेवल पे UNO या इनकी मदद लेनी पड़े या दूसरे कंट्री की, तो वो लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इजराइल ने अपने आप को इकोनॉमिकल भी स्ट्रॉन्ग किया और सैन्य दृष्टि से भी। भारत को भी ये
समझना चाहिए कि भारत के पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ये तीनों बॉर्डर पे बैठे हैं और तीनों की नज़र भारत पे है। चीन पूर्वांचल की तरफ है, ये भी बैठे हैं, और इनके पीछे ट्रंप में साउथ अमेरिका, वो भी भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रंप के अनुसार हम चले नहीं, वो दबाव बना रहा है। तो वो फिर जो भारतवादी ताकतों को उनको पीछे से समर्थन दे रहा है। इस चीज को देखते हुए भारत को आने वाले समय का खतरा भांपते हुए इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और सैन्य दृष्टि से बहुत मजबूत होने की जरूरत है, नहीं तो भारत की खतरे की घंटी सिर पे बंधी हुई है। ये मैं समझता हूँ। हिंदू तो उसी के बीच में ही आ जाएंगे। अगर भारत बचेगा तो हिंदू भी बचेंगे, नहीं तो एक ही देश है हिंदुओं का दुनिया में। बिल्कुल सर। जैसे यहूदियों का इजराइल है, इस तरह भारत का, तो वो स्थिति सबको समझ आनी चाहिए। इसके जो ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है। प्रोग्राम चर्चा खास में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी सरकार की। सर, यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के रोजाना अखबार पढ़ने और न्यूज पर ग्रुप डिस्कशन करना अनिवार्य कर दिया है। तो बच्चों में पढ़ने की सकारात्मक लत लाने के सरकार के इस प्रयास के बारे में आप क्या चाहेंगे? क्योंकि बड़ा अच्छा प्रयास, एक स्वागत जो बिल्कुल सर कदम है, इसकी बहुत उनको बधाई देना चाहते हैं। बाकी इसका समस्या क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने भी कल परसों केंद्र सरकार को सलाह दी है कि जो 14 से 16 साल के बच्चे हैं उन पे स्मार्टफोन की या उनको कानूनी सोशल मीडिया पे आने की लाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लगाया 16 साल से कम बच्चे सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट ऐसे नहीं खोल सकते। इस समय देखिए, ये जो आज के युवा हैं, कल का भारत इन्हीं के हाथ आना, ये कल के बड़े संभालने वाले यही बने नागरिक। तो अगर इनको ये मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए तो इसका मतलब भारत का आने वाला कल कमज़ोर होगा। आधार आज ये आधार बनने जा रहे हैं भारत के। तो इनमें जो लत मोबाइल की या स्मार्टफोन, ये 80% जो आए हैं 14 से 16 साल के बच्चे 80% स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। और स्मार्टफोन में सब कुछ है, अच्छा भी बुरा भी, और बुरे की लत जल्दी बढ़ती है। और जो नाबालिग होते हैं जब वो अडल्ट साइट पे जाते हैं, उसकी सामग्री देखते हैं, तो उनकी वो अंदर अपने आप को जो चेंजेस आते हैं वो खतरनाक होते हैं। और उसके साथ साथ जो इनका जो समय देखने का, इंटरनेट पे भी 1.5-2 घंटे औसत है, जो मोबाइल या स्मार्टफोन की उनकी 3 से 5 घंटे की औसत आ रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, एक तो चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, एक मोटापा बढ़ रहा है, एक शुगर बढ़ रही है। जब ये 3 चीज़ें बढ़ेंगी, आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो रहे हैं, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो रहे हैं, और उसके कारण फिर परिवारों में भी समस्या खड़ी हो रही है। एक एक दो बच्चे, ना माँ बाप कुछ कह सकते हैं ना कोई कर सकते हैं, और वो फिर चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है। और ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अखबार लाने का, पढ़ाने का, या मुझे याद है कि जब बचपन में हमें स्कूल में थे तो उस समय सुबह जो प्रार्थना सभा होती थी उसमें एक सीनियर स्टूडेंट जो 7वीं 8वीं थे, तो 10वीं 11वीं के जो बच्चे थे वो सुबह हेडलाइन पढ़ते थे, साथ में आज का विचार वो पढ़ाते थे, सुनाते थे डिस्कशन में। वो तो फिर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जुराबें भी देखते थे, फटी या पुरानी या मैली या वो सफाई बूट पॉलिश हुए नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जब बचपन में आ जाती हैं तो इसकी वजह आपके व्यक्तित्व में वो धीरे धीरे जगह बनाती हैं, तो आप बड़े होकर भी करते हैं। तो अखबार जब पढ़ने के शुरू की, डिबेट डिस्कशन शुरू हो गई, तो उसमें आपको खेलों का भी पता चलेगा, पर्यावरण का भी पता चलेगा, आपको अपने देश के प्रति जो सामने चुनौतियाँ हैं उनका पता चलेगा, आपको अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उनका पता चलेगा, समाज में कुरीतियाँ अच्छाइयाँ सारे आप केवल एक जो कहते हैं ना मोबाइल फ़ोन पे, जो ऐसी दुनिया जो है भी है और नहीं भी है, सिर्फ मोबाइल तक है, उसके बाद कुछ नहीं। जब अखबार आपको आईना दिखाएगी अपने समाज का भी, देश का भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी, और चुनौतियाँ भी देगी, और वो सब चीज़ें जो किसी देश के लिए अच्छी बुरी, समाज के लिए अच्छी बुरी, व्यक्ति के लिए अच्छी बुरी, उसका सब कुछ
अखबार में एक आईने के रूप में आपको दिखाई देगा। और जब आप डिस्कशन में आएंगे तो उसका प्लस माइनस भी आएगा, अच्छा भी सारे उसके ऊपर विचार भी होगा। तो बच्चों का मानसिक भी और शारीरिक रूप, जब खेलों के जाएगा, कोई मेडल जीतता है, कोई उसे प्रेरणा मिलती है, कोई और मतलब पर्यावरण को लेकर, आपको आबो हवा को लेकर आप कुछ न छोटी छोटी चीज़ों पे बचत भी करते हैं घर में, और पौधों को भी संभालते हैं, और आपकी दृष्टि भी बदलती है। तो आप अपने जीवन में उस हिसाब से ढालने की कोशिश करते हो। तो ये एक अच्छा कदम है। पर इसमें एक और बात सोच समझने वाली, उसमें माँ बाप का भी और अध्यापक दोनों का रोल, जो भूमिका है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे को प्यार से टैकल करना, एक डंडे से ये काम नहीं हो सकता। ये आप उसको एक उसके अपने के हिसाब से कि तेरा भविष्य, क्योंकि उस व्यक्ति के बच्चे के भविष्य के साथ ही देश का भविष्य जुड़ा है, उसको देश के भविष्य बताने के बजाय उसको अपना भविष्य के साथ जब आप जोड़ेंगे तो तत्काल उसको थोड़ा सा असर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, और वो भी प्यार से। कानून बनाए, अच्छी बात है, क्योंकि अलगानी नहीं होगी करेंगे, पर फिर भी धरातल स्तर पे जो अध्यापक है और माँ बाप है, वो दोनों को इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि स्कूल में 10 मिनट 15 मिनट लगे, घर आके अगर माहौल नहीं है वैसा तो फिर भी नहीं मिलेगा। तो स्कूल में तो आपने 3 घंटे 4 घंटे में 10-15 मिनट है, कोई 2 घंटे तो डिस्कशन होनी नहीं, 10 मिनट हो गई या 15 मिनट हो गई। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई कर देगा तो एक पीरियड कर देगा स्कूल, 35-40 मिनट के अंदर 30 से 40 मिनट का पीरियड। अगर उसके बाद भी तो संभालने की जिम्मेदारी वो परिवार की आएगी। तो ये स्कूल और परिवार में जो वातावरण बनेगा वो व्यक्ति विशेष हो, और इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाया स्वागत जो है, क्योंकि मोबाइल की लत इस समय एक बड़ी चुनौती बन के बच्चों के लिए आई, बच्चों में तो है ही, समाज के लिए भी परिवार के लिए भी है। तो उसको देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने ये किया है, और यूपी सरकार का ये कदम सराहनीय, मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल सर। प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों की, चाहे कि अभी 2026 शुरू होने वाला है, लेकिन 27 के चुनावों की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। सर, 2027 विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनावी मोड में आ चुकी है, और इसी के तहत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को मंजूरी दे दी गई है, और इस योजना के तहत प्रदेशवासियों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आम आदमी पार्टी की जो बेसिक मुद्दे थे उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य था, और स्वास्थ्य के अब इन्होंने ध्यान दिया। जैसे आपने कहा 2027 में चुनाव, विधानसभा चुनाव है, तो ये 25 दिसंबर को इन्होंने अपनी योजना को मंजूरी दी कैबिनेट ने, और 8 जनवरी को ये शुरू होने जा रही है। ये 10 लाख जो बीमा है एक परिवार के लिए है, संयुक्त एक कार्ड बनेगा जो परिवार के दो, और इसमें ये कैशलेस है, किसी को पैसे पहले नहीं जमा कराने, बाद में भी जमा कराने, इलाज जो चलता जाएगा। और उसके लिए आधार कार्ड साथ में जुड़ेगा। जो पेंशनरी है, जो दूसरे सरकारी कर्मचारी जो गैर है, इसके साथ साथ कोई आमदन की वो सीमा नहीं रखी। हर आदमी को, हर व्यक्ति जो पंजाब का है, वो परिवार जो है उसके सदस्य को 10 लाख तक कैशलेस जो मुफ्त जो है मिलेगी। तो ये अपने आप में एक, पहले 5 लाख थी, ये 10 लाख हो गई। जो सरकार का दावा कि देश में पहला राज्य है जिसने 10 लाख की कैशलेस सेवा की, तो ये स्वागत योग है। पर इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो इंश्योरेंस कंपनी और अस्पताल और सरकार तीनों का तालमेल होना ज़रूरी है। कोई कार्ड बनाने का, कोई आधार कार्ड पे बेस उन्होंने जोड़ा, पर उसके जो फॉर्म भरने पड़ेंगे नए कार्ड के लिए, जो हेल्थ कार्ड इनका बनेगा, उसको भरने के लिए कोई टेक्निकल अगर हिच आती है, जब परेशानी आती है, तो उस सुविधा का जब व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं मिलेगा तो सरकार को वो कटघरे में खड़ा करेगा। क्योंकि सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन इलाज मिल नहीं रहा, क्योंकि टेक्निकल तकनीकी कोई आधार पे। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस सरकार को इस जब 8 जनवरी में है, तो अभी से अपने जो कार्यकर्ता हैं या निचले स्तर के जो अधिकारी, जो तहसीलदार है या पंचायत के जो लेवल के हैं, उनके माध्यम से फॉर्म भरवाने शुरू करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। एक बात तो ये। दूसरी जो आपने कहा कि इन्होंने अभी मेरे जो जानकारी सूत्रों के हिसाब से है, ये पेंडू क्लिनिक भी खोलने जो इन्होंने, उसका आधार जो सूचना मिली है कि 1000
लोग जहाँ पे है उसका एक ग्रुप बनेगा। एक गांव में है ठीक है, अगर 2 गांव में तो उनका एक बन जाएगा, वहाँ पे पेंडिंग होगा। उसी तरह वहाँ पे भी जो बुनियादी दवाई हैं बेसिक, जैसे हम सिर दर्द की, आँख की पीड़ा के, पेट की है या दूसरी है, बुखार थोड़ा बहुत है, तो उसकी दवाई मुफ्त मिलेगी। तो ये भी एक राहत भरा कदम होगा। पर ये सारे जो मैं समझता हूँ कि इसको चुनाव की दृष्टि से देखे भी जा सकते हैं, पर आम आदमी के लिए ये एक राहत भरा कदम है, क्योंकि बीमारी के पहले भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे 14 साल के, उसके पैसे, उसके बाद भी अगर आ जाए उसके पैसे देने में, तो ये हो गया। पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे सरकार को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पे उसकी कहीं ना कहीं अगर कोई कमज़ोरी दिखाई देती है, आम आदमी को वो चीज़ जो सरकार दावा करती है वो धरातल पर नहीं मिलती, तो ये सरकार के लिए चुनौती भी पैदा करेगी, कठिनाई भी पैदा करेगी, उसकी साख और छवि को भी प्रभावित करेगी। तो जहाँ तक योजना का है, ये एक राहत भरी है, पर सरकार को अपने स्तर पे ये सारी चीज़ को देख के सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव 26 का जो है, तो 26 के चुनाव, ये एक वर्ष जो है बीच में, इस पे हेल्थ के साथ शिक्षा भी है, कानून व्यवस्था भी है, और कई मुद्दे भी आएंगे। पर बुनियादी चीज़ ये शिक्षा और स्वास्थ्य है। इन 2 चीज़ों पे सरकार जितना ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन करेगी, अपना ध्यान देगी, तो वो मैं समझता हूँ कि 2027 के जो चुनाव की अगर बात करते हैं तो उनको राहत मिलेगी और उसमें उनको लाभ भी मिलने के है। तो ये एक पंजाब सरकार का कदम ठीक दिशा में उठा हुआ कदम कहा जा सकता है इसको। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाए खास। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।